पिछले कुछ मंथ्स हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए काफ़ी फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट थे। जब कोविड आया और लॉकडाउन लगा तब कई लोगों को जहां वर्क फ्रॉम होम करने का प्रिविलेज मिला, वहीं कई सारे ऐसे भी लोग थे जिनकी जॉब्स चली गई या बिजनेस बंद हो गए, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र करना पड़ा। और इसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि सेविंग्स करना, इंश्योरेंस लेना, कुछ बड़े एक्सपेंसेस के लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखना। और शायद हम में से कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट भी कर दी होंगी, क्योंकि हम जोश जोश में प्लानिंग तो बहुत कुछ कर लेते हैं बट उससे ज़्यादा टाइम तक अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। तो आज हम जानेंगे कुछ सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर बना सकते हैं बिना आज को सैक्रिफाइस किए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में हमने कुछ बोनस टिप्स शेयर किए हैं जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग को और अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी गोल्स क्या क्या है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट या कोई न्यू कार लेना या हाउस परचेज करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप इन सब गोल्स को अचीव करने का एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हो जिससे फॉलो करके आप अपनी गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे। बट आपके मन में ये सवाल भी आता ही होगा कि जब मैं इनफ अर्न कर लेता हूँ तो मुझे क्या सच में फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है? अगर आप एक अर्निंग मेंबर हो तो आप अपनी इनकम से अपने सारे एक्सपेंसेस उठा सकते हैं और बचे कुचे पैसों को सेव करके उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी आने वाली लाइफ के किसी भी इवेंट या इमरजेंसी के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। तो बेसिकली यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। बट ये तो काफ़ी इजी साउंड कर रहा है, तो लोग क्यों इस पे इतना स्ट्रेस देते हैं? क्योंकि मोस्टली हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करके। तो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसमें थोड़े बहुत ही इन्वेस्टमेंट्स हो और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि ये सब टाइम टेकिंग ना हो और कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो सबसे पहले तो कोई भी फाइनेंशियल प्लान बहुत ही सिंपल और इजी टू एग्जीक्यूट होना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में आपका ज़्यादा टाइम ना जाए और आप उसे ईजिली समझ के एग्जीक्यूट कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट होती है वो है सेविंग्स। तो एक इंसान के लिए कमाना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है सेव करना। अगर आप सेविंग्स करेंगे तो आप लाइफ की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ सकेंगे। तो हमारा ये मानना है कि आपको सेव तो करना ही चाहिए, साथ ही अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी रखना चाहिए जिससे आप कोई भी फाइनेंशियली डिफिकल्ट सिचुएशन में यूज़ कर सके। तो हमारा मानना ये है कि आपको एटलीस्ट अपने 6 मंथ्स की इनकम को एज एन इमरजेंसी फंड रखना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 30,000 पर मंथ की सैलरी है तो आपके पास एटलीस्ट 1.8 लाख तक का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, ताकि अगर कभी भी आपकी सडनली जॉब चली जाए या आपका बिजनेस बंद हो जाए तो कुछ भी न्यू स्टार्ट करने तक के लिए आपके पास सर्वाइवल के लिए कुछ तो पैसे हो जिससे आप एटलीस्ट 3 से 4 मंथ्स तक यूज़ कर सके। और अगर आप चाहें तो इस इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग्स अकाउंट्स में ही रख सकते हैं या इवन किसी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां किसी भी टाइप का रिस्क इन्वॉल्व ना हो। अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, चाहे वो लिविंग कॉस्ट हो या एजुकेशन कॉस्ट या फिर मेडिकल कॉस्ट, हर चीज़ में काफ़ी पैसा लगता है। तो अगर आप इनफ सेविंग्स करेंगे तो ही आप इन सिचुएशंस को अच्छे से फेस कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने डेट्स को मैनेज करना। जब भी हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोई नहीं चाहता किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जिस पे बहुत ज़्यादा डेट हो। तो वैसे ही एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग ये कहती है कि अगर आपका कोई लोन या कोई ईएमआई चल रही हो तो पहले आप उसे पे ऑफ करें और जल्दी से जल्दी अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करें। अच्छा, अब लोन्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं गुड लोन्स और एक होते हैं बैड लोन्स। तो गुड लोन्स जैसे कि होम लोन्स, उसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपका टैक्स सेव हो जाता है, इंटरेस्ट भी कम ही होता है। तो होम लोन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास है
तो आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। और वही दूसरी तरफ होते हैं बैड लोन्स, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बिल्स। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इनके हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जैसे कि 12 से 13% तक। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिसमें आपको 12 से 13% का रिटर्न आ रहा है, तो भी वो आपके लिए नेग्लिजिबल हुआ, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पे अगर 12% कमा भी ले रहे हैं तो भी आप लोन पे तो 12% दे रहे हो, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इवन क्रेडिट कार्ड पे तो 36 से 48% तक का इंटरेस्ट लिया जाता है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका क्रेडिट कार्ड बिल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो उस केस में बेटर ये होगा कि आप एक पर्सनल लोन ले लें और पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे ऑफ करें, ताकि आप अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करने से बच जाए। इसीलिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसे लोन मत लें जिन पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा हो और उसका कोई बेनिफिट भी ना हो। इस मुश्किल से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं वो पैसे आप सेव कर ले और पहले अपने लोन्स को पे ऑफ कर दे। थर्ड और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसमें हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं वो है इंश्योरेंस। या तो हम इसे टोटली ही नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर हम इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझ लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि हम इनफ सेव कर लेते हैं तो क्या ही ज़रूरत है इंश्योरेंस लेने की। तो इंश्योरेंस की ज़रूरत तो हर अर्निंग मेंबर को होती है। जब हम 10 लाख की कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं ताकि उसके एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाने पे हमें कुछ पैसे मिल सके जिससे हम फिर से हमारी कार को एक नॉर्मल कंडीशन में देख सके, तो हम खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। और लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है अर्निंग मेंबर के ना होने पे उनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इंश्योरेंस में हर उस इंसान जो घर का एक अर्निंग मेंबर है और उस पे घर के बाकी सारे मेंबर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उसके लिए ज़रूरी है। अब एक और मिस्टेक जो आमतौर पर इंश्योरेंस के केस में लोग करते हैं वो है ये कि घर में हर एक का इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है और वो पैसे इंश्योरेंस में एज एन इन्वेस्टमेंट सोच के जमा कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में तो काफ़ी टाइप के इंश्योरेंस मिलते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद और ज़रूरी चीज़ है वो है टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल सैलरी 4 लाख है तो आपको उसका 20 टाइम इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 80 लैक्स। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए सही होगा तो एक टर्म इंश्योरेंस पे वीडियो रेफर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, टर्म इंश्योरेंस आप जितना जल्दी लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपकी एज कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम भी काफ़ी कम आएगा और अगर एज ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा। इवन अगर आप जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उसका प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। और जैसे कि हमने ऊपर बात की कि मेडिकल कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में अगर आपके घर पे सडनली कोई बीमार पड़ जाए और उसके इलाज के लिए अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत हो तो किसी भी मिडिल क्लास आदमी के लिए तुरंत पैसे देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने घर के सभी मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ध्यान रहे, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर कुछ सालों में बढ़ता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो हमने एक और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के 4th पार्ट पे चलते हैं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो अब हमने पैसे तो सेव कर लिए, बट क्या सिर्फ पैसे सेव करना ही इंपॉर्टेंट है? अगर हम पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख देते हैं तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी डिग्रेड हो जाती है। तो सेव करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सही जगह पे उसको इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी यानी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के थ्रू, या FD में, गोल्ड या रियल एस्टेट, एंड ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ के क्या क्या गोल्स हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, आपके इनकम के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ के अपने अपने गोल होते हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी मंथली इनकम है 30,000 और मेरी कोई डेट या लायबिलिटी भी नहीं है,
तो उस केस में आइडियली मुझे अपनी सैलरी का हाफ पोर्शन यानी कि 15,000 सिर्फ नेसेसरी चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद 30% मतलब 9,000 मैं अपनी लग्जरीज और EMIs के लिए रख सकती हूँ, जिससे मैं जी भर के शॉपिंग कर सकूँ, रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकूँ और अगर मुझे कोई कॉस्टली फ़ोन लेना हो तो EMI पे ले सकूँ। अब आते हैं सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, बाकी बचा हुआ 20% यानी कि 6,000, जिसको मैं टोटली इन्वेस्टमेंट के लिए रखूंगी। लेकिन इसमें एक और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां मेरे ऊपर काफ़ी सारा डेट हो, तो उस केस में मैं 45, 35 और 20% लूंगी, यानी 45% मेरी नीड्स पे, 35% मेरी EMI और बॉन्ड्स पे एंड लास्ट 20% मेरी इन्वेस्टमेंट पे। ऐसा करने से मेरी EMIs को मैं जल्दी ख़त्म कर पाऊंगी। तो दोनों ही केसेस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होता है 6,000 रुपये पर महीना। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या मैं ये 6,000 पूरा का पूरा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं या FD में कर दूं? कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। जनरली कम एज के लोग रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स नहीं होते। बट वही अगर हम ऐसे लोग देखें जो अपने 30s या 50s में होते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडेंस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये कैटेगरी के लोग ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते। तो वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट एक तरीका है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए और कितना रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में। तो वो तरीका है 100 माइनस एज रूल। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी एज 25 है, तो उसके हिसाब से 100 माइनस एज करें तो 25 माइनस 100 होता है 75। दैट मीन्स मेरी एज के हिसाब से 25% इन्वेस्टमेंट मैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकती हूँ, जैसे कि गोल्ड, FD, और बाकी बचा 75% इक्विटी में। इवन गोल्ड इन्वेस्टमेंट में हम फिजिकल गोल्ड खरीदने से ज्यादा डिजिटलाइज्ड गोल्ड रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें परचेज करते वक्त ना तो कोई मेकिंग चार्जेस लगते हैं और ना ही उसे पिघलाने के कोई चार्जेस लगते हैं। तो अगर आप गोल्ड परचेज करना चाहते हैं तो आप SGB या ETF को ऑप्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप जानना चाहते हैं SGB से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब मेरा जो 20% यानी कि 6,000 है उसको मैं 25% एंड 75% के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अब आते हैं लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। उससे पहले ये समझते हैं कि आपकी सेविंग्स पे इन्फ्लेशन का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर आज की डेट में कोई चीज़ आप 100 रुपये में अफोर्ड कर सकते हैं तो हो सकता है कि कल को वो चीज़ आपको 120 रुपये में मिले। ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से। तो सोचिए कुछ सालों में अगर इतना इम्पैक्ट आता है तो आपके रिटायर होते तक आपकी सेविंग्स की कितनी ही वैल्यू रह जाएगी। तो अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, जो एक ऐसा गोल है जिसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो आज की डेट पे अगर मेरे मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है तो आज से 20 साल बाद भी मुझे क्या 20,000 ही लगेगा? नहीं ना। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी और उस टाइम शायद मेरे एक्सपेंसेस 40,000 हो जाए। तो जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको कंसिडर करना होता है वो है इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेव करते जाएं और ये नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन के बाद आपके एक्सपेंसेस आज से 20 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो उस केस में आप जो भी सेविंग्स आज कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये इवैल्यूएट करें कि आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये हम करेंगे हमारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर से। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मेरी करंट एज है 25 और मेरी रिटायरमेंट की एज हो गई 60 एंड मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70। देन अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले ले दैट इज 12%, और जैसे कि मैंने बताया कि 20,000 मेरी मंथली एक्सपेंसेस हैं तो एनुअल एक्सपेंसेस मेरे हो गए 2.4 लाख्स। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेटर इन्फ्लेशन को कंसिडर करके आपको बताता है कि आपकी रिटायरमेंट की एज पे आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे। तो वो हो गए 18.45 लाख्स पर ईयर, और इस एक्सपेंस को मीट करने के लिए मुझे आज से ही एटलीस्ट 2,200 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना ही होगा। और मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से जितने का मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा वो होगा अराउंड 1.46 करोड़। तो अगर आप भी चाहते हैं इस कैलकुलेटर को यूज करके अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करना तो हमने कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
अब ये तो बात हो गई कि रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब देखते हैं कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि ये कंपेयर टू बाकी रिटायरमेंट स्कीम्स काफ़ी इफेक्टिव और अच्छा है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत डेट के साथ साथ इक्विटी एक्सपोजर भी मिल जाता है, जिससे कि आपके रिटर्न्स थोड़े अच्छे आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीट बनाती है वो है टैक्स प्लानिंग। न्यू टैक्स रिजीम आने से पहले लोग टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे टैक्स सेविंग स्कीम्स ले लेते थे, जो कि उनके गोल्स को कहीं से फुलफिल भी नहीं करते थे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप सही और ईजिली समझ आ जाने वाले टैक्स स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन ऊपर हमने इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन और एनपीएस, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेटर टैक्स प्लानिंग के लिए आपको कौन सा टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए और कैसे वो आपको टैक्स बचाने में हेल्प करेगा, तो आप हमारा ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इवन इन्वेस्टमेंट की एक खास बात यह भी है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन और उसे ग्रो होने के लिए टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आपके 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ रुपए हो सकती है। अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के फायदे देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कॉन्सेप्ट को समझ ही लिया है। बट एक चीज़ जो हम में से मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं वो है ये कि जब भी हमें हमारी सैलरी मिलती है हम पहले अपने एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं, और जनरली हम सेविंग्स को कैलकुलेट भी ऐसे करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स। जबकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीका है कि आप पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को करें और बाद में बची हुई चीज़ों से अपनी नीड्स और लग्जरीज को फुलफिल करें। मतलब कि सही तरीका है इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। और ये इसलिए करना चाहिए ताकि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक डिसिप्लिन आए और आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में डीले ना हो, और ऐसा करने से आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं उस बोनस सजेशन की। तो हमारी पहली बुक इन्वेस्टोनॉमी को तो आप सबने बहुत प्यार दिया, और उसी को देखते हुए अब आप सबके लिए हम लेके आए हैं पर्सनल फाइनेंसिंग पे बेस्ड एक बुक, मिंट योर मनी, जिससे आप खुद से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। इस बुक को ऑर्डर करने की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके अवेयर हो सके। थैंक यू।